चार देशों के 12 करोड़ लोग भूकंप की दहशत में हैं। सिर्फ एक बड़ा भूकंप नहीं आया, भूकंप के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और दहशत भी किस तरह की है इन 5 तस्वीरों से समझिए। तस्वीर नंबर 1, एक साथ गिरी 2 इमारतें। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! तस्वीर नंबर 2, आखिर क्या हुआ इन लोगों का जो इन इमारतों में मौजूद थे। तस्वीर नंबर 3, एक झटके में जमीन में समा गई गगनचुंबी इमारत। जान बचाने को भागते नजर आए सैकड़ों लोग। तस्वीर नंबर 4, एक एक जान बचाने के लिए भागता इंसान। तस्वीर नंबर 5, इस तरह 6 फरवरी को हिल रहे थे दुनिया के 1 दर्जन देश। पूरे तुर्की और सीरिया में ऐसी करीब 3000 इमारतें गिरकर जमीन दोज हो चुकी हैं। अगर माना जाए कि एक इमारत में औसतन 10 लोग भी फंसे होंगे तो सीधे सीधे 30,000 लोगों की जान बचाने के लाले पड़ गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का सबसे बड़ा केंद्र तुर्की का गाजियान्टेप इलाका था, जहां 18 किलोमीटर की गहराई में भूकंप केंद्र मौजूद था। भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में तो कोहराम मचा ही, इसके अलावा भी आसपास के 1 दर्जन देशों तक भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया। तुर्की के अलावा सीरिया, लेबनान, साइप्रस, ग्रीस, जॉर्डन, इजराइल, इराक, रोमानिया, जॉर्जिया और इजिप्ट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के आदि यामा और दियार बकर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इमारतें गिरी हैं। इसके अलावा उस्मानिया प्रांत में भी 34 इमारतें गिरी हैं। तुर्की के मलात्या में 130 से ज्यादा इमारतें गिरी हैं। गाजियान्टेप में 1800 साल पुरानी रोमन साम्राज्य की धरोहर को भी भूकंप से नुकसान पहुंचा है। सदियों से खड़ी रोमन साम्राज्य की ये निशानी भी भूकंप का कहर नहीं झेल पाई। तुर्की के हताए प्रांत में एयरपोर्ट का रनवे ही बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया कांप रही है। ये तुर्की के मलात्या इलाके का वीडियो है, जहां पूरी इमारत अचानक गिर गई और लोग धुएं के गुबार के बीच भागते नजर आए। और ये तस्वीर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ये तुर्की के संत नूरफा की तस्वीर है, जहां भगदड़ मच गई। ये तस्वीर 2 कैमरों से रिकॉर्ड हुई है। पहले देखिए कैमरा नंबर 1। वो कौन किस्मत वाले थे जो इस प्रलयंकारी तबाही से बचे, ये भी देखिए। सबसे पहले काली रंग की कार गिरती हुई इमारत के नीचे से भागती नजर आई और इसके बाद तेजी से भागती नजर आई एक सफेद कार। ये लोग वाकई किस्मत वाले थे जो बाल बाल बच गए। और अब देखिए कैमरा नंबर 2। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक काली तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या ये बैल्कनी में खड़ा कोई इंसान था? अंदाजा लगाना मुश्किल है,
लेकिन ये तस्वीर धूल और धुएं के गुबार में लोगों को डराकर गायब हो गई। तुर्की में भूकंप केंद्र धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के ट्राई जंक्शन पर था। 3 प्लेट्स, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अनातोलिया प्लेट के ट्राई जंक्शन पर सबसे बड़ी हलचल हुई है। तुर्की के पड़ोसी सीरिया में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ युद्ध के दौरान इमारतों पर बम बरसे थे, पूरा शहर खंडहर हो गया था और अब भूकंप ने इन लोगों की कमर तोड़ दी है। सीरिया के प्रभावित शहरों के अस्पताल इस वक्त घायलों से भरे हुए हैं। 4 أولاد وزوجتي وأنا كنا موجودين في البيت ونايمين بأمان الله. حسينا على الهزة الأرضية مباشرة، صحينا يعني كانت قوية جدا. يعني ساكن في بناء مؤلف من 4 طوابق، أنا أسكن في الطابق الثالث. يعني حسينا على الهزة كانت قوية جدا، مباشرة سحبنا المرأة والأولاد وركضنا باتجاه باب الدار، يعني بحسب العرف اني بدنا نطلع برا البنايه. तुर्की के 10 प्रांतों में भूकंप से तबाही आई है, लेकिन तुर्की के दक्षिण में मौजूद द्वीपीय शहर साइप्रस ने सुनामी का भी कहर झेला है। करीब 50 देशों ने तुर्की को मदद का प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। तुर्की में राहत और बचाव के लिए भारत की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार रूस के सबसे शक्तिशाली नेता, तो दूसरे दुनिया के करीब 200 देशों की फहरिस्त में शामिल एक अदने से मुल्क यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। लेकिन क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जीवन दान दिया है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ना मारने का वादा किया है? इन सवालों पर बहुत बड़ी खबर आई है, वो खबर आपको दिखाएं। उससे पहले जरा युद्ध में तबाही का ये मंजर देखिए। रूस और यूक्रेन में कोई मुकाबला ही नहीं। पुतिन चाहे तो ज़ेलेंस्की और उनके देश को मिट्टी में मिला दे, लेकिन आगाज के करीब 1 साल बाद भी युद्ध अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, या फिर पुतिन यूक्रेन को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात सिर्फ पुतिन को ही मालूम है, लेकिन एक बात जो किसी को मालूम ना थी, वो 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बरसते बारूद के बीच अब जाकर पता चली है। पुतिन का एक वादा, पुतिन का एक वचन, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का किला, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का जीवन। पुतिन का ये वादा, ये वचन, वो खबर है जो यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। ये बात ऐसी है जो साबित करती है कि पुतिन का वचन ही शासन है। पुतिन ने यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागने में कोई कोताही नहीं बरती। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक में बम बरसाकर कीव में कोहराम मचा दिया। लेकिन पुतिन ने अगर ज़ेलेंस्की की जान बख्शने का वादा कर दिया तो कर दिया। अब भले ही ज़ेलेंस्की इसे रूस की कमजोरी समझे और खुद की ताकत के तौर पर पेश करे, लेकिन सच क्या है वो आप खुद सुनिए। באיזשהו שלב, 3 שעות פנים 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. पुतिन के इस वादे का दावा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है।
बेनेट के मुताबिक पुतिन से मिले इस भरोसे के बाद उन्होंने जेलेंस्की को फोन लगाया। तो इस जीवनदान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या रिएक्शन था वो भी सुनिए। התקשר לזלנסקי ישירות ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. इतना सुनते ही जेलेंस्की ने बेनेट से तपाक से पूछा, क्या ये वादा पक्का है? इस पर नफ्ताली बेनेट ने जवाब दिया 100%, वो आपको नहीं मारेंगे। इस बातचीत के फौरन बाद जेलेंस्की ने क्या किया वो भी आप इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से ही सुनिए। אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום זה היה ויתור אחד. הוויתור השני הוא ירד מפירוז אוקראינה. नेता बनने से पहले जेलेंस्की अभिनेता थे, कॉमेडियन थे। ऐसे में अदाकारी के फन में माहिर जेलेंस्की ने पुतिन से जीवन दान मिलते ही बेनेट के मुताबिक जो किया, जो कहा, जरा वो भी देख लीजिए। Ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день. ये तस्वीर पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते की है, जब उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचे थे। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पहले अटैक के बाद किसी दूसरे देश के नेता का ये पहला मॉस्को दौरा था। उस समय बेनेट के मॉस्को दौरे की खबर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी, क्योंकि बेनेट ने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता की पहल की थी। यूक्रेन में युद्ध के बरसते शोलों के बीच रूस जाने की हिम्मत दिखाई थी। हालांकि बेनेट की कोशिश नाकाम साबित हुई और यूक्रेन पर पुतिन का प्रहार न तब रुका और ना ही अब रुका है। लेकिन पिछले साल मार्च में जो कोशिश इजराइल के तब के प्रधानमंत्री ने की, उसकी इनसाइड स्टोरी अब जाकर सामने आई है। तब बेनेट ने पुतिन से क्या पूछा था वो आज देखिए। मॉस्को दौरे पर बेनेट ने पुतिन से पूछा कि क्या आप जेलेंस्की को मारने का प्लान बना रहे हैं। इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। इस पर बेनेट को यकीन न हुआ तो एक बार फिर से पूछा कि क्या पुतिन इसका वादा कर रहे हैं कि वो जेलेंस्की को जान से नहीं मारेंगे। इस पर पुतिन ने फिर दोहराया कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। इसके बाद जेलेंस्की ने क्या किया उसकी कहानी आप बेनेट की जुबानी सुन चुके हैं, वीडियो सबूत देख चुके हैं। बेनेट के मुताबिक उनकी मध्यस्थता की पहल के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण की जिद छोड़ दी थी, तो जेलेंस्की ने नेटो में शामिल न होने का वादा किया था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही जेलेंस्की को न मारने का वादा किया और ये वादा जैसे ही जेलेंस्की के कानों तक पहुंचा, फिर तो उन्होंने अपनी शेखी बगाड़ने का मौका नहीं गंवाया। 2022 की फरवरी में शुरू में हुए यूक्रेन युद्ध के बाद जेलेंस्की वो शख्स हैं जो पूरी दुनिया के टीवी पर छाए रहते हैं। जेलेंस्की रोज स्टेटमेंट जारी करते हैं और कुछ ही देर में उनका वीडियो मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। वो चलते हुए भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, हंसते हुए भी बयान देते हैं और गुस्से वाले मूड में भी दुनिया उन्हें रोज देखती है। जेलेंस्की के टारगेट पर हमेशा व्लादिमीर पुतिन होते हैं। जेलेंस्की के टारगेट पर कादिरोव जैसे पुतिन के खूंखार कमांडर होते हैं। अब जरा बीते साल जुलाई का ये वायरल वीडियो देखिए। इसमें कादिरोव को देखिए और कादिरोव ने जिस शख्स पर हाथ रखा है उसे तो बहुत गौर से देखिए, बार बार देखिए, उसके बोलने का अंदाज देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हुए बॉडी लैंग्वेज देखिए। कंधे पर कादिरोव के हाथ का ऐसा असर कि डर से आंसू निकल थे और ये पानी पीने लगता है। रमजान कादिरोव का बीच बीच में हड़काना ऐसा कि जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कीव में बैठे हुए उनके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। सब आपके सामने है, लेकिन क्रिकेट का आयोजन अपने खिलाड़ियों को बलि चढ़ाने जैसा है।
दुनिया का कोई भी देश अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के कातिलों के हवाले नहीं करना चाहेगा। एशिया कप की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान की हो रही फजीहत की दास्तां आगे दिखाएंगे। उससे पहले उस बर्बादी का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं जिसने पाकिस्तान को डुबो दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जालमी के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला जा रहा था। तभी स्टेडियम के बाहर एक भयानक बम धमाका हुआ। इस प्रदर्शनी मैच में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहिद अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। विस्फोट के कारण इन खिलाड़ियों को मैदान से भागकर पवेलियन के अपने ड्रेसिंग रूम में छिपना पड़ा। जरा सोचिए, ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के अपने हैं, जिनके परखच्चे उड़ाने से भी पाकिस्तानी आतंकवादी बाज नहीं आ रहे। फिर दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ नफरत के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी क्या करेंगे जब कोई देश इनके मुल्क में खेलने पहुंचेगा। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना जानबूझकर साइनाइड चाटने जैसा है। पाकिस्तान में सुरक्षा चाहे सड़क हो या संसद एक मजाक बन गई है। क्वेटा ब्लास्ट से पहले पेशावर के मस्जिद में फिदायिन हमला हुआ। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। क्वेटा में भी आतंकवादियों के टारगेट पुलिसकर्मी ही थे। सवाल है, पाकिस्तान किस बूते पर विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा कर रहा है, जब वो अपने ही खिलाड़ियों की जान बचाने में फेल हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले 2 दशक से किसी भी बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को आयोजित नहीं किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी कुछ बड़ी टीमें पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने जरूर आईं, लेकिन किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी से पाकिस्तान को दूर रखा गया, जिसका कारण सुरक्षा ही है। इसी सुरक्षा के मद्देनजर अब इसी साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छिनती दिख रही है। सिर्फ एशिया कप ही नहीं, पाकिस्तान को इसी साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, लेकिन उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्वेटा में बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। पेशावर बम धमाके की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी, लेकिन बाद में इसे इनकार कर दिया। मतलब देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसियों को भी नहीं पता कि पाकिस्तान का कौन सा आतंकी कितने बारूद के साथ कहां बैठा है। आलम यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकवादियों का स्वर्ग बन गया है। जितना चाहे खून बहा सकते हैं ये आतंकी, कभी पेशावर, कभी क्वेटा। जितनों को चाहे मौत की नींद सुला सकते हैं, कभी लाहौर, कभी कराची। पाकिस्तान के पालने में पला आतंकवाद का शिशु अब प्रौढ़ रूप में मुल्क को जला रहा है। रक्त बीज की तरह इंसानों का लहू चाट रहा है और हुक्मरान खामोश तमाशबीन बन गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यकीन नहीं होता तो 4 महीने लंदन में बिताकर वतन लौटी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की स्पीच सुन लीजिए। प्रधानमंत्री चचा जान शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आतंक पर कबूलनामा लिख चुके हैं। अब भतीजी मरियम नवाज पाकिस्तान की हकीकत अपने मुखाबर बिंद से पेश कर रही हैं। सुनिए। दिल शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं। ये महंगाई किसकी अता की हुई है? आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया। मरियम नवाज के पिता करप्शन केस में लंदन भागे हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी मरियम के चचा जान पर करप्शन के कई केस चल रहे हैं और खुद मरियम नवाज करप्शन केस में जेल काट चुकी हैं। ये बेहद सीधी और सामान्य सियासत है कि जब अपने से कुछ ना हो तो ठीकरा पहले वाले पर फोड़ दो। मरियम नवाज यही कर रही हैं। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। और ये ब्लंडर नहीं था,
ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। इमरान खान नियाजी भी सियासी बदले की भूमिका निभाते सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस IMF के कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए है, लेकिन यहाँ भी सब बटे हुए हैं। कहीं कोई सुर नहीं, कोई लय नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। पाकिस्तान इस वक्त अराजकता का दलदल बन गया है। जितना ही निकलना चाह रहा है, धंसता जा रहा है, क्योंकि देश को बचाने की नीयत किसी की भी नहीं है। सब स्वार्थ के शिखर पर खड़े अपनी तुरही बजा रहे हैं। नीचे जमीन पर आवाम महंगाई, भुखमरी से रेंग रही है। जिस सेना के बूटों तले आवाम अपनी किस्मत तलाशती आई है, उसे भी आवाम की परवाह नहीं। उसके पास भी सियासतदानों की तरह कश्मीर वाली मीठी गोली है, जिसके लिए आवाम 24 घंटे मुंह खोले खड़ी है।